चलो ठीक है। कहाँ गिरता रहता है हमेशा ही। किसी के पास माचिस की डिब्बी होगी? नहीं, मान लो पूजा पाठ करते हैं कुछ लोग ना, लेते सुबह सुबह लेते आए, सुबह सुबह अगरबत्ती अगरबत्ती जलाते ही होगे। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। अब तीसरा चैप्टर तुम लोगों का है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, और पीरियोडिसिटी, मतलब तत्वों का वर्गीकरण इसमें करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का वर्गीकरण चल रहा है रमकान बाबू। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण और आवर्तिता। आवर्तिता मतलब कुछ उनके गुण होंगे, हरिओम पाल, उनके गुणों में आवर्तिता देखा जाएगा पहले, तो उसके बाद समझेंगे कि आवर्तिता होती क्या है। ठीक, तो क्या होता है तत्वों का वर्गीकरण और क्यों जरूरत पड़ी तत्वों के वर्गीकरण की, पहले ये समझ लेते हैं। तत्व के बारे में तो सब लोग जानते हो, ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत पड़ी क्यों, या किसी भी चीज के वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, बताओ। कोई बता सकता है वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है? या वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, ये तो पता है ना सबको। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? क्या चीज? विभाजित करना, मतलब बांटना। ठीक है, अपनी सुविधा कर लो पहले, ठीक है, बार बार उछल रही हो मेढक की तरह, एक ही बार में पूरा वाक्य पूरा कर लो। जब इधर देखना है, ध्यान से सुनो सचिन बाबू, किसी भी चीज के वर्गीकरण की जरूरत कब पड़ती है? उसको बेहतर तरीके से अध्ययन या सुचारू रूप से चलाने के लिए। जैसे शुरुआत में क्या था, इस क्लास में या इस स्कूल में कितने बच्चे रहे होंगे? 5 या 10 बच्चे रहे होंगे। उनको एक ही मास्टर एक ही कमरे में पढ़ा देता था। बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, 100 बच्चे हुए, तब उनको वर्गीकृत किया गया कि भैया ऐसा है कि इस बुद्धिमत्ता के लोग कक्षा 1 में पढ़ेंगे, ये वाली उम्र वाले लोग कक्षा 2 में पढ़ेंगे, ये वाले लोग कक्षा 3 में पढ़ेंगे। वर्गीकरण किया गया क्योंकि 100 लोगों को एक कमरे में बैठा करके एक मास्टर पढ़ाए, ठीक है, और हर उम्र का हो उसमें बच्चा, ठीक है, हर भौतिक स्तर का हो, ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो वहां पर बच्चों के वर्गीकरण की जरूरत पड़ी। ठीक, फिर खूब सारे विषय आ गए, ठीक है, बहुत सारे विषय आ गए। तो 11वीं में आने के बाद अब आप लोगों का फिर से वर्गीकरण होता। अब सोचो इसी में मैथ्स वाले बच्चे भी होते तो केमिस्ट्री की पढ़ाई तो ठीक है चल जाती, फिजिक्स की पढ़ाई भी चल जाती, लेकिन जहां पर बायो की क्लास आती तो वहां पर क्या उन बच्चों के लिए सही रहता? कुछ समझ में आता? या मैथ में आकर के यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता तो तुम भी वैसे मुंह खोल देते जैसे अभी खोल लेते हो, कहाँ गए जमाई ले रहे थे, मुंह बा देते। बात समझ में आ रही कि नहीं? लौट जाते यहीं, एक इंटीग्रेशन का समीकरण आ जाता, नाचने लगते। ठीक है, पढ़े हो तो फिजिक्स में है थोड़ा वो, नाचे हो तो वो बेटा तुम लोग समझे नहीं ना। नहीं, वो समझे नहीं। फिजिक्स में जो पहले चैप्टर में शुरुआत में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया गया है वो है जैसे 2 का पहाड़ा, अभी 17 और 19 का पहाड़ा बाकी है, वो तुम लोग पढ़ोगे भी नहीं और उसकी तुम लोग को जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, वर्गीकरण की जरूरत बहुत पहले गांव में पहले कैसे लोग रहते थे, गांव में जो रहते थे ना आदिमानव लोग रहते थे पहले, बहुत पहले। हमारे पूर्वज कहा जाता है, बायो में तुम लोग पढ़ते हो, हमारे पूर्वज क्या थे? तुम्हारे थे। हमने अपने बाबा की भी फोटो देखी है और परदादा की भी फोटो देखी है, वो बंदर नहीं थे। तुम्हारे होंगे बेटा? नहीं नहीं, वो बोल रहे हमें कुछ दे बानर से, ठीक है, होंगे बानर। ठीक है, तो पहले लोग रहते थे खाना बदोश रहते थे, ठीक है, बंदर थे कि नहीं थे वो बात की बात है, खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब क्या होता है? जो कहीं पर एक जगह टिक करके नहीं रहते थे, ठीक है, कहीं खाना खाए कहीं बदोश कर दिया, मैंने रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, टहलते रहते थे। ठीक, फिर क्या हुआ, उन्हें समझ में आया कि यार ऐसा है, एक जगह एक गांव में बस करके रहा जाए। तो एक जगह एक गांव में बस करके जब शिव शंकर बाबू रहने की जब जरूरत पड़ी
तब उन्होंने कहा कि यार अब यहाँ पर क्या है कि अगर समाज को सही तरीके से चलाना है, व्यवस्थित तरीके से चलाना है, तो हम लोगों को एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, लोगों का वर्गीकरण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसा है, 4 लोग इधर आओ, भैंस पालो, तुम लोग का एक अलग समूह रहेगा। हर गांव में एक अहिरौली जरूर होती है, ठीक। अब क्या, उससे चीजें आसान हो जाती है। तुम्हें 1 लोटा दूध लेना हो तो तुम्हें पूरे गांव भर घूमने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है यादव टोला कहाँ है, पहुंच गया वहां पर, ठीक। कथा पूजा कराना है, ठीक है, एक भवनौली मतलब ब्राह्मण एक जगह जो है रहते हैं, कथा पूजा कराना है तो पहुंच गए वहां पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। हर गांव में मान लो पहले, अब तो नहीं होता है कि पहले चमरौटी होती थी, अभी भी होती है। मान लो चमड़े का काम कराना है तो चमरौटी में चले गए। उससे होता क्या था कि सुविधा हो जाती थी। सुविधा किस चीज की हो जाती थी कि हमें गांव दर में भटक। अब शहर में ऐसी व्यवस्था है क्या? शहर में तुम्हें पता है नहीं है बगल वाला क्या काम करता है, किस डिपार्टमेंट में है, कौन विभाग में है, उसे कभी कौन सी मदद लेनी पड़ जाए। तो आज भी गांव में क्लासिफिकेशन है लोगों का। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? वर्गीकरण है। एक समूह में एक गुणधर्म के लोग रखना, यही कहलाता है वर्गीकरण। और वर्गीकरण का कोई मतलब नहीं है। एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले लोगों को, तत्वों को या किसी भी चीज को एक जगह रखना क्या कहलाता है? वर्गीकरण। समझ में आ रहे अवतार बाबू की नहीं? फरमा दे दी बाबू, खोज रहे थे मिला नहीं, याद आया कि तुम अपने पास रखे हो। ठीक है, यस सर नहीं दे देना अगर, ठीक है फिर यस सर, हाँ ठीक। तो समझ में आया वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सुचारू रूप से किसी चीज को, सिस्टम को चलाया जा सके, उसका अध्ययन किया जा सके, ठीक। और वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है एक जैसे गुणधर्म वाले लोगों को एक समूह में रखना, ठीक। अब जैसे यहां पर एक जैसे गुणधर्म वाले लोग हैं, ठीक है, बैल पूरी तरह से, दिमाग मत समझ रहे हो क्या? बहुत तेज चलता है? नहीं, दिमाग से नहीं तेज चलता है, ठीक है। बाकी तुम लोग समझ ही रहे होगे। एक जैसे गुणधर्म वाले लोग इधर हैं, ठीक है, महाबैल। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मतलब बॉयज को एक तरफ रखा गया है, गर्ल्स को एक तरफ रखा गया, यही होता है वर्गीकरण। तो जब तत्व 3-4 हुए तब तक तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जब तत्वों की संख्या ज्यादा होने लगी तब ये हुआ कि यार तत्वों के, भाई सभी तत्वों के गुणधर्म अलग अलग है, उनका वर्गीकरण किया जाए। उनका क्या किया जाए? वर्गीकरण किया जाए। तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता जब तत्वों की संख्या ज्यादा होने लगी तब पड़ी। सदाशिव, हर वीडियो में तुम्हारा नाम जरूर आता है, कोई दिक्कत? क्या बात है, सुनो ध्यान से। तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी जब तत्वों की संख्या ज्यादा होने लगी तो उनके गुणधर्मों को कैसे पढ़ा जाए, उनके गुणधर्मों का कैसे अध्ययन किया जाए, ठीक है। तो शुरुआत सबसे पहले किसने की? आप लोग जो 10th में पढ़े थे वही हम लोगों को पढ़ना है शुरुआत में, ठीक है। या 10th में तो अब तो हट गया है ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हेडिंग तो डाल दें। तत्वों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो वर्गीकरण हुआ वो सबसे पहले डॉवेरेनियर नाम के एक वैज्ञानिक ने किया। क्या कुछ बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? तो पी तो है, बीच में ना बोलो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया वो डॉवेरेनियर नाम के एक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। डॉवेरेनियर, हाँ, डॉवेरेनियर ट्रायड्स। डॉवेरेनियर के त्रिक का नियम, छोड़ो जान दो, हिंदी छोड़ो, बड़ी खतरनाक है हिंदी, ठीक। डॉवेरेनियर ने एक ट्रायड बनाया। सबसे पहला जो वर्गीकरण किया वो डॉवेरेनियर नाम के एक वैज्ञानिक ने किया। उसने अपने एक त्रिक का नियम दिया, उसको बोलते हैं डॉवेरेनियर के त्रिक का नियम। डॉवेरेनियर ट्रायड, डॉवेरेनियर ट्रायड। ट्रायड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ट्रायड का मतलब होता है सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रायड का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। मतलब 3 तत्वों का या 3 चीजों का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है? ट्रायड कहलाता है। जैसे पेयर क्या होता है?
दो चीजों का समूह। शतक क्या होता है? 100 चीजों का समूह। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वैसे ट्रायड होता है, ट्रायड मतलब 3 लोगों का या 3 चीजों का समूह। ठीक है, कोई समस्या किसी को? तो उन्होंने 3 तत्व लिए, ध्यान से सुनो मैं पूछूंगा। ठीक है, डॉबेरेनियर के ट्रायड के नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया? डॉबेरेनियर ने उन्होंने 3 तत्व लिए। ठीक है, एक मान लीजिए लिथियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार कितना आता है? 7। पोटेशियम का आता है 39। पोटेशियम का कितना आता है? 39। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान से सुनो, 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि यदि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत, औसत मतलब अरे उनको जोड़ करके जितने उनकी संख्या उससे भाग दे दो। पढ़े होगे बचपन में कक्षा 8 में, 8 पढ़े थे कि नहीं? हरिओम पाल, बेटा 2-4 लोग हो जो सिर्फ खुसुर फुसुर कर रहे हो, एक शिवशंकर की रो और एक तुम्हारी रो। पीछे वाले जितने बच्चे हैं ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, तुम लोग पता नहीं कहां से प्रकांड विद्वान हो गए हो। पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत यदि दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर आता है, देखते हैं 39 प्लस 7 कितना होगा? 46/2 कितना होगा? जोर से बोलो। 23। और सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। ठीक है, होता भी है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो इन तीनों की जो प्रॉपर्टी होगी, जो गुणधर्म होंगे, वो क्या होंगे? समान होंगे, और समान थे भी। ठीक है, लिथियम अल्कली मेटल है, सोडियम भी अल्कली मेटल है, पोटेशियम भी अल्कली मेटल है। उन्होंने यही नियम दिया। उन्होंने कहा कि यदि 3 तत्वों को हम उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करें कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर आता है, तो उन तीनों के गुणधर्म क्या होंगे? उन तीनों तत्वों के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। डॉबेरेनियर के ट्रायड में कोई समस्या अभी समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? इधर देख रहे हो? ठीक, ध्यान से सुनो, इसमें समझने वाला है क्या नालायक। ठीक है, उन्होंने 3 तत्व लिए, 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। किस प्रकार से व्यवस्थित किया? कि पहले का और तीसरे का जो परमाणु भार है उसका औसत, औसत जानते हो ना, एवरेज, उनके परमाणु भार का एवरेज अगर दूसरे के बराबर आ रहा है, जो कि यहां पर आ भी रहा है, सोडियम का परमाणु भार होता भी है 23, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उन तीनों के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। उन तीनों को हम लोग एक समूह में रख देंगे, उनको एक सेट में रख देंगे, एक ट्रायड में रख देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, इसी को कहा गया डॉबेरेनियर्स ट्रायड या डॉबेरेनियर्स त्रिक। ठीक है, और इस नियम को क्या कहा? डॉबेरेनियर के त्रिक का नियम। ठीक, समझ में सबको आ गया? कितने लोग बता ले जाओगे क्या है डॉबेरेनियर के त्रिक का नियम? हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, हाथ नीचे रखो, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो। ठीक है, लिख नहीं पाओगे, बहुत तेज बोलेंगे हम। अच्छा ठीक है, लिख लो, धीरे धीरे बोलते हैं। डॉबेरेनियर के त्रिक के नियम के अनुसार, इतना भी धीरे नहीं बोलेंगे, सब लोग लिख लोगे। ठीक, डॉबेरेनियर के त्रिक के नियम के अनुसार यदि हम 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करें कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर आता है, तो उन तीनों तत्वों के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। कोई समस्या? मुझे भी पता है कि लगभग 50 से 55 या 60% बच्चों को समझ में तो आ गया, लेकिन बोलने को अगर कह दिया जाए कि यही बोल दो तो बोल नहीं पाओगे, अंगड़ाइयां लोगे, सुबह सुबह बता ले जाओगे। कहाँ है? समझ में आया है? अरे इधर देखो यार, कोई बीमारी है क्या? इधर देखो, समझ में आया है? अच्छा, अब नहीं सर। ठीक,
समझे में नहीं आया? अब नहीं समझ में आया तो अब कभी नहीं समझ में आएगा। बाबू ऋषि समझ में आया है? बता ले जाओगे? हाँ तो ये कहो कि सर हम नहीं बता पाएंगे, कहो तो तुम्हारे लिए एक और बार बता दें हम, उसके बाद आ जाएगा समझ में, फिर बताना पड़ेगा। है? हम इंडिविजुअल पढ़ा सकते हैं, हम पहले बता दिए हैं 9 पाठ है बस, तीसरे पर हम हैं, हर महीने एक पाठ पढ़ाएंगे तो भी हमारा पाठ पूरा हो जाएगा। और आगे आने वाले चैप्टर्स तो बहुत आसान है और बहुत छोटे छोटे हैं, शुरुआत के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना है कि सर जी जो है इंडिविजुअल ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर पीछे पड़ गए तो या तो पढ़ाई में भाग लोगे अच्छे से या पढ़ाई से भाग लोगे, कारक का फर्क आएगा बस। भागोगे तो जरूर, या तो पढ़ाई की तरफ भागोगे या पढ़ाई से भागोगे। समझ में आ रही बात ना? समझ में आ रहा है ना? अबे मुंडी उंडी को छिलाओ यार, तुमसे बात कर रहे हैं मेरे भाई। फिर वही चीज, पेपर ऊपर है क्या? अब नहीं उठेगा। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो। डॉबेरेनियर के ट्रिक के नियम के अनुसार देखो होता क्या है कि जिन बच्चों को समझ में आ गया रहता है फिर वो यही सोचते हैं कि वह सर जी एक चीज 4 बार बता रहे हैं, आगे बढ़े अगला टॉपिक बताएं। लेकिन हमें कुछ बैलों का भी ध्यान रखना होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, ध्यान से सुनो। डॉबेरेनियर के ट्रिक के नियम के अनुसार या डॉबेरेनियर ने 3 तत्वों को अपने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि यदि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर आ रहा है तो उन तीनों तत्वों के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। यही तो बात है यार। अगर एक बार भी इसे कनवा खोल करके सुन लो तो समझ में तो आ जाएगा। बोल नहीं पाओगे, बोल फिर 2 ही 3 लोग पाएंगे। ठीक है भाई, कोई इतना प्रकांड विद्वान नहीं है कि एक बार सुन करके वही चीज डिट्टो बता ले जाए। बात समझ आ रही है? लेकिन यार एक आध तो जरूर होने चाहिए ना जो बता ले जाए। बताओ शिवशंकर। बैठ जाओ, बहुत अच्छे। छोटी छोटी चीजें छोड़ी तुमने, ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम खड़े होकर के बताए तो। ठीक है, छोटी छोटी चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या देने वाली बात है कि आप बोलते हैं कि पहले और तीसरे तत्व का औसत दूसरे तत्व के बराबर। पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के बराबर नहीं, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर हो तो तीनों के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। अंदर रहता है कि परमाणु भार ही है, लेकिन बोलते क्या है? पहले और तीसरे तत्व का औसत दूसरे तत्व के बराबर हो तो बराबर रहेंगे। बाकी तो आपको आता ही होगा सर, है? ठीक, लेकिन खड़े होकर के बताया और लगभग 90% तक सही बताया। 10% जो इधर उधर गड़बड़ हुआ, लंबा स्टेटमेंट है। ठीक, अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा काम हो गया, जितना पेमेंट मिलता है उस हिसाब से काम हो गया है। अब तो समझना था जिसको वो समझ लिए। ठीक, डॉबेरेनियर ने क्या किया? डॉबेरेनियर ने एक ट्रिक बनाया। ये ट्रायड तो ठीक है, लेकिन उन्होंने टोटल 9 तत्वों को क्या किया? क्लासिफाई किया। कुछ किताब में और भी तत्व दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने 9 तत्वों को ही क्लासिफाई बस किया था। तो जब और तत्वों की खोज हुई और उनके ट्रायड बनाए, ठीक है, उन्होंने जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एक ट्रायड बनाया। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु भार? 35.5। क्या बात है। आयोडीन का कितना होता है? ब्रोमीन का भी निकाल लेंगे। आयोडीन का कितना होता है? 127। ठीक है, 127 और 35.5 का औसत निकालो जरा। निकालो है, और तू निकालो, हमको बता दो। है 81.25। ठीक, 81.25, लेकिन होता है 80। वेरिएशन आया कि नहीं आया? अब कहोगे सर लगभग तो आ ही रहा है उतना, तो लगभग तो नहीं आना था। ठीक है, यही तो कमी थी। डॉबेरेनियर, सोना नहीं बेटा, सोना नहीं, तैयारी में थी फुल एकदम।
लौट गई थी पूरा, तैयारी में आ गई थी, सोने जा रही थी। हाँ छोड़ो, डॉबेरेनियर ने जो ये जो ट्रिक बनाया, ये ट्रायड बनाया, अब उसको कम से कम 3 दिन नींद नहीं आएगी घरों पे। 35.5 और 127 का जो औसत है 81.25 आ रहा है, लेकिन ब्रोमीन का जो परमाणु भार है वो 80 है, यानी कि एग्जैक्टली सेम नहीं आता था पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के। इन तीनों के गुणधर्म तो समान होंगे, लेकिन पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर नहीं आ रहा था। तो यहां पर कुछ कमियां देखने को मिली डॉबेरेनियर के पहलवान, डॉबेरेनियर के त्रिक के नियम में कुछ और कमियां हमें देखने को मिली। ठीक है, पहली चीज तो ये थी कि ये कोई लॉजिक नहीं होता है कि यार पहले और तीसरे का जो परमाणु भार का औसत, अरे कोई साइंटिफिक रीजन होता, कुछ बताते कि हाँ भाई कुछ यहाँ पर नाभिकीय आवेश लगता है या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कुछ तो बताते कि इनकी संयोजकता बराबर होती है। कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि पहले और तीसरे का परमाणु भार का औसत दूसरे के बराबर हो जाए। ये मतलब कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट ये नहीं था। पहली कमी तो यही थी कि टोटली लॉजिकल कॉन्सेप्ट था। दूसरी कमी ये थी कि ये ज्यादा तत्वों को क्लासिफाई नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही ना? 9 तत्वों तक तो ये ठीक ठाक से क्लासिफिकेशन कर पा रहे थे, 9 तत्वों तक तो ये वर्गीकरण ढंग से कर पा रहे थे, लेकिन 9 से ज्यादा तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा ये तीसरी कमी ये निकल करके आई इनके कि ये जो डॉबेरेनियर का जो सेट था, ट्रायड 3 तत्वों का जो सेट था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जैक्टली सेम आ रहा था। बाकी जो तत्व आ रहे थे या बाकी जो त्रिक थे, बाकी जो ट्रायड थे, उसमें परमाणु भार एग्जैक्टली सेम नहीं था। मतलब सिर्फ और सिर्फ लगभग बराबर आ रहा था, एकदम समान रूप से बराबर नहीं आ रहा था। तो ये 3 कमियां पता चल गई। ठीक है, पढ़ना क्या है हम लोगों को? डॉबेरेनियर के त्रिक का नियम और उसकी कमी, ये 2 चीजें। ठीक है, यानी कि ये जो 15-20 मिनट से जितना बकवास हम किए जा रहे हैं, उसमें तुम्हारे लायक काम की चीज सिर्फ 2 चीज। ठीक, कौन कौन सी? डॉबेरेनियर के त्रिक का नियम पहला, और दूसरा उसके उसकी कमियां, ड्रॉबैक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसमें क्या क्या कमी रह गई थी। हम ये नहीं कह सकते कि डॉबेरेनियर के त्रिक का नियम गलत था, हम कभी नहीं कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, उसमें कौन कौन सी कमी थी। हम लोग पिछले चैप्टर में जो परमाणु मॉडल पढ़े थे, उसमें भी हम ये नहीं लिखे थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की गलतियां, ड्रॉबैक्स लिखे थे, कमियां क्या थी, लिमिटेशंस, कहां तक वो सही था। ठीक है, उसके बाद से फिर बोर का जो एटॉमिक मॉडल आया वो सही हो गया। ठीक है, तो ये डॉबेरेनियर का त्रिक का नियम, ये पहला क्लासिफिकेशन था, डॉबेरेनियर ट्रायड। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन आया, ठीक है, हालांकि वो पूछा नहीं जाता है, ठीक, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। उसके बाद परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ही व्यवस्थित किया जा रहा था तत्वों को। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक की खोज हुई ही नहीं थी। एक है टेलोरिक्स, हेलिक्स। हेलिक्स जानते हो? हेलिक्स क्या होता है? स्प्रिंग देखे हो? स्प्रिंग, जो स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। अरे तुम लोग में तो होगा डबल हेलिक्स, डीएनए बनने वाला। कोशिका में है डीएनए? अच्छा, हमको नहीं पता। बद्री रामपाल जी कितने पे है, उनका नाम ले भाई, हटा देंगे। कितने मिनट पर है? कितनी देर से पढ़ा रहे हैं? 8 ही मिनट हुआ अभी। हाँ, 23:58। गलत प्रूफ कर दिया आज। लड़की का दिमाग लड़के से तेज निकला। हे भगवान, ये अपवाद है, बहुत बड़ा अपवाद है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बेइज्जती कर रहे हैं तुम लोगों की। ऐसा ना हो कि खुश हो जाओ कि हाँ ये सही बता दी, ये बाकियों की बेइज्जती है। ठीक है, पता नहीं चलता है कि सर जी बेइज्जती कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से, 8:17 हो रहा है। अरे रिकॉर्डिंग में बाद में देखेंगे तो उसमें टाइम थोड़ा ना 8:17 पे हो रहा था, क्या हो रहा था। ठीक, समझ नहीं पाया वो। ठीक है, कि हम क्या पूछ रहे हैं, परेशान ना हो। टेलोरिक्स, हेलिक्स जैसे, अच्छा ये बनता कैसे है? मान लो पीछे एक सिलेंड्रिकल कोई चीज ले लो, रॉड ले लो, उसके ऊपर अगर धागे को इस तरह से लपेट दो तो हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं? हेलिकल मतलब इस तरह से जो स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर होता है उस। ठीक है, ठीक है,
इस तरह से आप बना सकते हैं। ये है, मान लो निकला इस तरह से। आप समझ में आया? ठीक। और उस हेलिक्स पर उन्होंने क्या किया, 16 तत्वों को व्यवस्थित किया। 16 तत्वों को परमाणु भार के, मैंने एक तो यहां रखा, एक तो यहां रखा, एक तो यहां रखा, तो पीछे रखा, ऐसे ही से 16 तत्वों का एक सिस्टम बनाया। बात समझ में आ रही है? 16 के बाद फिर 16 तत्वों का सिस्टम बनाया। तो 16 तत्व क्या हो रहे थे कि उसमें से जो तत्व, ध्यान से सुनना, जो तत्व उस हेलिक्स के एक सीध में आ रहे थे, उन तत्वों के गुणधर्म क्या हो रहे थे, समान हो रहे थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये भी कोई बहुत बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए इस पर भी बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे। टेलुरिक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर था, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर था, उसमें 16 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किए थे कि उस हेलिक्स पर, उस हेलिकल स्ट्रक्चर पर जो तत्व एक सीध में आ रहे थे, उन तत्वों के गुणधर्म क्या हो रहे थे, समान हो रहे थे। इसके बाद वाला जो है क्लासिफिकेशन, वो हम लोगों को पढ़ना है, उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके होम एग्जामिनेशन में। कंपटीशन में नहीं पूछे जाएंगे, कंपटीशन में आगे जो हम लोग पढ़ेंगे 3 से 4 दिन बाद, वो सारी चीजें पूछे जाएंगे, ठीक है। आवर्तिता, जो तत्वों में लिखा हुआ है ना आवर्तिता, उससे प्रश्न आते हैं। इन सबसे कंपटीशन में कोई प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। लेकिन कहाँ कंपटीशन देने करना है तुम लोग, है ना, जिसको देना है वो दे, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, जगह तो पर्याप्त है। कौन है, क्या नाम है, देखो यहां पर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड के अष्टक का नियम, न्यूलैंड के अष्टक का नियम। देखो मेरी हैंड राइटिंग की तारीफ चाहो तो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत अच्छी है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तुम लोग लाख कोशिश करो तो भी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। तो बहुत ज्यादा तारीफ करने की कोशिश करना भी मत कि सर जी क्या लिखे हैं, वो बोल रहे हैं ना, बोल स्पष्ट रहे ना। मान लो नहीं दिख रहा हो, न्यूलैंड के अष्टक का नियम, अष्टक बोल के भाष्टक नहीं लिखेंगे, अष्टक बोल के अष्टक ही लिखे होंगे, ठीक है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड के अष्टक का नियम। कोई कुछ हल्का फुल्का जानता हो इसके बारे में तो बताए। एक के आदमी खड़ा होता है, खड़ो जाओ। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। ये पूरा लगभग सही बताए, ठीक है, एकदम पूरा सही बताए हैं। जैसे न्यूलैंड पता नहीं कहां संगीत प्रेमी थे कि क्या थे, जिस तरह से संगीत के 7 सुर होते हैं, टोटल कितने सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं, ठीक है। उन 7 सुरों को हम लिखते हैं यहां पर। नी के बाद सा, सा पहले के जैसा आ जा रहा है कि नहीं, अरे फिर से सा आ जा रहा है कि नहीं। हमेशा कैसे बोलते हैं, सारे गामा पधनी, इतना बोलते हो क्या, क्या बोलते हो, सारे गामा पधनी सा, मतलब 8 सुर बोलते हो, और 8वें को कैसे बोलते हो, पहले जैसा रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सारे गामा पधनी सा, लोटा लेके भगनीसा, ठीक है बाबू। इसमें क्या रिसर्च कर रहे हो, ये तो पता है ना, ठीक है। हाँ तो 8 हो ही जाएगा भाई, 8वां यहां आ गया है ना, होते सुर 7 ही हैं, ठीक है, याद ध्यान दो। तो उन्होंने तत्वों को, जैसे ये कैसे बढ़े, ये अपने आवृत्ति के, अपनी ऊर्जा के हिसाब से बैठे हैं। जैसे सारे गामा बोलते हैं तो लगता है कि हाथ जोर लगा रहे हैं, सारे गामा पा नी सा, ऊर्जा बढ़ती है, फिर क्या होती है, फिर सा पर आ जाता है कि नहीं। तो अपनी आवृत्ति या ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सुरों को व्यवस्थित किया गया। मजाक की बात नहीं, सही में ऐसे किया गया था। उनकी आवृत्ति और ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही
व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसी जैसे ये होता है ना, उसी पर ही तो तुम लोग का जो राष्ट्रगान होता है, क्या आनंद आ रहा है? पहलवान तुम्हारे बगल वाला कौन है, ये नाम क्या है इसका? छोटा विशाल। छोटा विशाल अभी फेंक देंगे नीचे और ऊपर से फेंक देंगे बड़ा वाला विशाल को। गधा। बहुत देर से बातचीत चल रही है उधर। ठीक, चलो अब यहां ध्यान दो। जनगण मन होता है ना, तो जनगण मन भी देखोगे तो ऐसे होता है, जनगण मन अधिनायक जय। तो पूरा गाया कहां? ठीक ठीक, सरस्वती वंदना होती है। कितने लोगों को सरस्वती वंदना पता है? या कुंदेंदु तुषार हार धवला वाली, तुमको पता है ना? उसमें भी ऐसे चढ़ता है, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, वैसे सारे गा मा पा नी सा। ठीक, लिथियम, ठीक है, मैग्नीशियम, उसके बाद सॉरी लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन नहीं, नियॉन की डिस्कवरी अक्रिय गैसें है ना। उसके बाद फिर कौन आ जाएगा? सोडियम। ठीक, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, फिर सोडियम आ गया। अब सोडियम के गुणधर्म किससे मिलते हैं? लिथियम से। ठीक है, सोडियम के बाद कौन आ जाता है? मैग्नीशियम के गुणधर्म किससे मिलेंगे? बेरिलियम से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने अपना एक नियम दे दिया कि जिस तरह से संगीत के 7 सुर व्यवस्थित किए जाते हैं अपनी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, मान लो आवृत्ति नहीं समझ में आ रहा है फिर भी बोल दो, ठीक है, कि जिस तरह से संगीत के 7 सुर व्यवस्थित किया जाता है और हर 8वां सुर पहले सुर की तरह होता है, उसी प्रकार यदि तत्वों को हम उसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के साथ गुण धर्मों में समानता प्रदर्शित करेगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? एक बार और बता दें बाबू, समझ में आई? जिस प्रकार से संगीत के 7 सुर, ठीक है, व्यवस्थित किए जाते हैं, सारे गामा प ध नी, और उसके बाद फिर क्या जाता है बाबू? सा। उसी प्रकार से यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा? हर 8वां तत्व पहले तत्व के साथ गुणधर्मों में समानता दिखाएगा। ठीक है शिवम यादव, अभी जूम करेंगे, ठीक है। तो न्यूलैंड के अष्टक का नियम कौन बता सकता है? कृष्णमोहन बता सकते हो? खड़े हो जाओ, कृष्णमोहन खड़े हो जाओ बेटा। कृष्णमोहन, ए कृष्णमोहन खड़े जाओ, बताओ। पूछे हैं तो कह रहा है नालायक। बताओ न्यूलैंड के अष्टक का नियम नहीं पता है? देख नहीं रहे थे क्या? सुन नहीं रहे थे क्या? देख सुन रहे थे? हाँ, अगर सुन रहे थे, समझ भी रहे थे, नहीं समझ रहे थे, ये बोलो। समझ नहीं रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन बगल वाले की भी बकवास सुन रहे थे। बगल में भी तो सब वही असुरे बैठे हुए हैं, सब अगल बगल भी तो असुर। अब असुरों के बीच में रह करके, और तुम भी ऐसा नहीं कि बहुत जो है देवता आदमी हो, नालायक। अब बैठ जाओ, ठीक है, ऐसे करेंगे नालायक। क्या वो बराबर नहीं है? बराबर कर दो बाबू रमाकांत, अब तो सही काम करना, ठीक सही है, सट है, क्या बात है। तुमको वहां से हम इतने बड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं अंदर का दिखाई दे रहा है। सबका मतलब क्या भाई? देखो ध्यान से, ठीक, इसीलिए यही कारण था, ठीक है। पिटर पिटर बोल रहे हो हमको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको सुनाई भी जो से देव जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हर क्लास में ना बोला करो। आदत तुम्हारी समझ गया बोलने की, हर बात पे प्रतिवाद करना जरूरी नहीं होता है। कभी क्या होगा, कोई टीचर कुछ बोले तो चुपचाप सुन के बैठ भी जाना चाहिए,
ठीक है, ये नहीं कि हर बात का प्रतिवाद आप करवे करें। ठीक, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद एक आया, अब इस तरह से वर्ग, अच्छा इसकी कमियां नहीं देखी हम लोग, कमियां अवनींद्र मौर्य कमियां देख ली जाए भाई। उस समय तक तो लगभग 56 तत्व खोजे जा चुके थे, न्यूलैंड के टाइम तक लगभग 56 तत्व खोजे जा चुके थे, ठीक है, लेकिन वो उनका जो वर्गीकरण था वो सिर्फ और सिर्फ 20 तत्वों तक ही सही हो पा रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ कितने तत्वों तक सही हो पा रहा था? 20 तत्वों तक ही, परमाणु क्रमांक 20 तक ही वो क्या कर पा रहे थे? सही से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। एप्लीकेबल उनका जो नियम था वो 20 तत्वों तक ही सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था। समझ में बात आ रही कि नहीं? यही उनकी एक कमी थी और सबसे बड़ी कमी भी यही थी कि तत्व खोजे गए इतने सारे और आज तो उसका लगभग 2 गुना से भी ज्यादा तत्व खोजे जा चुके हैं। तो आज की डेट में तो उनका क्लासिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं भाई, हिस्ट्री पढ़ना है तत्वों के वर्गीकरण की। तो ठीक, इसके बाद एक इस तरह से कोई क्लासिफिकेशन नहीं आया, एक ग्राफ आया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया, ग्राफ, लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर का ग्राफ। ठीक है, क्या किया गया? ग्राफ बनाया गया, जब ध्यान से सुनना, एक ग्राफ बनाया गया, दिख रहा है ना, उसमें भी आ रहा है ना, उस ग्राफ में नीचे रखा गया परमाणु भार, और वाई एक्सिस पर क्या रखा गया? आयतन, किसका? परमाणु का, एटॉमिक वॉल्यूम। परमाणु का आयतन। तो जो ग्राफ मिला हम लोगों को, वो ग्राफ कुछ इस तरह से मिला, जैसे पहाड़ वाड़ होते हैं ना, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्राफ देखने को मिला। ठीक है, अब बुक्स में देखोगे तो हल्का हल्का थोड़ा बहुत जिगजैग जिगजैग बीच में दिखेगा, लेकिन ठीक है, बताने के लिए हमने इस तरह से बनाया हुआ है। अब हर ग्राफ में कुछ पोजीशंस होती हैं, ठीक है, इसमें भी हमारे मुख्यतः 3-4 पोजीशन दिख रही है। इसको बोलते हैं मैक्सिमा। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमा, हर कर्व की मैक्सिमा। अच्छा, मैक्सिमा पर ध्यान देंगे तो मैक्सिमा बड़ी शार्प है, इसमें मैक्सिमा क्या है? शार्प है। ये क्या हो गया? मिनिमा। ठीक, क्लास 11th में एक मैथ में चैप्टर भी है मैक्सिमा एंड मिनिमा, कैलकुलस में, वही इंटीग्रेशन में ही, ठीक है, जो तुम लोग कभी पढ़ोगे ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं बाबू? ये आपका मैक्सिमा हो गया कर्व का, और ये क्या हो गया? मिनिमा हो गया। उन्होंने कहा कि जो ग्राफ में एक ही पोजीशन पर जो तत्व रहते थे उन सबके गुणधर्म समान होंगे। जैसे जब एक ग्राफ बनाया गया परमाणु के आयतन और परमाणु भार के बीच जब ग्राफ बनाया गया तो ये पाया गया कि जैसे मान लीजिए लिथियम है, फिर यहां पर क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, मान लो इस तरह से जितने तत्व उस समय तक खोजे गए थे। ठीक, उस ग्राफ के मैक्सिमा पर, ठीक है, पहले तो उसके गुणधर्म क्या थे कि उसमें हमारे जो लूथर मेयर कर्व था, लूथर मेयर कर्व में कई सारे मैक्सिमा और कई सारे मिनिमा थे। जो कर्व था वो जिगजैग कर्व था जिसमें कई सारे मैक्सिमा और कई सारे मिनिमा थे। जो मैक्सिमा थे, मतलब मैक्सिमम जो पीक पॉइंट थे वो बहुत शार्प होते थे, और जो मिनिमा होता था, यानी कि यहां पर एक ही तत्व रह सकता है और मिनिमा पर कई सारे तत्व रह सकते हैं, कहने का मतलब यही था। ठीक है, और मिनिमा था वो चौड़ा था या ब्रॉड था। ठीक है, ठीक, यहां पर किसको रखा गया? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, आगे, ठीक है, जितने तत्व खोजे गए थे। मतलब अक्रिय, ये बढ़ता हुआ ग्राफ है, बढ़ते हुए ग्राफ के मिड पॉइंट पर, मतलब बढ़ते हुए ग्राफ के मध्य में क्या किसको रखा गया? अक्रिय गैसों को रखा गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी, सोडियम है,
नहीं, लिथियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक। फिर यहां पर क्या जाएगा, कैल्शियम। घटते हुए ग्राफ पे, मतलब नीचे गिरते हुए ग्राफ के मिड पॉइंट पर क्षारीय मृदा धातु है, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब ये जो तत्व हम बोल रहे हैं ये याद नहीं है, तो ये आप लोग को ये चैप्टर खत्म होते होते याद हो जाएगा, इसके लिए चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। ये चैप्टर खत्म होते होते तत्वों का वर्गीकरण मतलब आवर्त सारणी, देखो पहली चीज तो पूरी आवर्त सारणी याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम हाइड्रोजन भी प्रश्न में देंगे तो उसमें लिखे रहेंगे कि परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1.008। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर हाइड्रोजन भी लिखे रहेंगे तो हम उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार देंगे, ठीक। कब? बोर्ड की परीक्षा में, होम एग्जामिनेशन में नहीं, ठीक है। तो याद करना पड़ सकता है आप लोग को, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। याद रहता है तो चीजें थोड़ी सी आसान रहती है और थोड़ा सा मतलब भोकाल भी मेंटेन रहता है। अरे पूरा आवर्त सारणी याद है, रटी हुई जुबान पर है, बोलो तो, ठीक। तो उसके लिए कई सारे बनाए गए हैं तरीके, लेकिन यकीन मानो पूरी की पूरी आवर्त सारणी को याद करने का कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत लाभ तो रहता ही है, समय बचता है आपका। यहां पर क्या रखा गया, यहां पर रखे गए ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व जैसे जो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में जो आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी देखे हैं कि नहीं? कुछ आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो कुछ इस तरह से है, ठीक। तो ये वाले जो बीच में खूब सारे तत्व हैं, बहुत, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनको रखा गया यहां पर, इन सब के गुणधर्म एक समान थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो लोथर मेयर कर्व के बारे में हम फिर से सारी चीजें एक बार असेंबल कर, दरवाजे बंद कर दो, इसको बंद कर दो, ओला बंद कर दो, ध्यान से सुनो। लोथर मेयर कर्व के बारे में पहले समझ ले कि ये कर्व क्या था। लोथर मेयर ने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया। ग्राफ किसके किसके बीच बनाया? परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच एक ग्राफ बनाया। फिर देखते हैं ग्राफ का नेचर कैसा था। ग्राफ का नेचर हमारा कर्व था, कर्व, और उसमें कई सारे कर्व थे, ठीक। और हर कर्व में एक मैक्सिमा था और एक मिनिमा थे। पोजीशन, मैक्सिमा और मिनिमा क्या है? पोजीशन है। मैक्सिमा क्या था? पीक पॉइंट था, शार्प था। मिनिमा क्या था? लोवेस्ट पॉइंट था, ब्रॉड था, ठीक। और जो इसके ग्राफ की पोजीशंस थी, हर पोजीशन पर जो तत्व रखे गए, समान पोजीशन पर जो तत्व रखे गए थे, उनके जो गुणधर्म थे वो समान थे। यानी कि पीक पर रखे गए तत्व, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो एक जैसा गुणधर्म शो कर रहे थे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये एक जैसा गुणधर्म शो कर रहे थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एक जैसा गुणधर्म शो कर रहे थे। मतलब ग्राफ में अगर पोजीशन समान थी उनकी, तो उनके गुणधर्म भी समान थे, ठीक है। ये भी कोई क्लासिफिकेशन, कोई बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन लोथर मेयर कर्व नहीं था, ठीक है, क्योंकि हम पोजीशन के बेसिस पर किसी चीज का वर्गीकरण नहीं कर सकते कि ग्राफ में कहां पर आ रहा है। और इसमें कई सारे ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कुछ यहां पर पहले जो हीलियम था एक्चुअल में ये यहां नहीं था, ये यहां पर था, ठीक है। हीलियम कहां था? यहां पर था। वो ऐसे समझाने के लिए लिखे थे। तो हीलियम पीक पर आ रहा था, लेकिन उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा नहीं था। तो इसमें कुछ अपवाद भी थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है। इसके बाद पहला आवर्त सारणी बनी। इसके बाद क्या बनी? पहली आवर्त सारणी बनी। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो तत्वों का वर्गीकरण था, अपने अपने हिसाब से लोगों ने तत्वों का वर्गीकरण कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अपने अपने हिसाब से तत्वों का वर्गीकरण कर दिया। लेकिन अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वहां से शुरू होगा आवर्त सारणी से। कहां से शुरू होगा? आवर्त सारणी से। तो अभी हम लोगों ने टोटल चार तरह के वर्गीकरण पढ़े। पहला कौन सा? डॉबेरेनिया ट्रायड। दूसरा कौन सा? टेलोरिक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर। तीसरा क्या पढ़ा? न्यूलैंड के अष्टक का नियम। चौथा क्या पढ़ा? लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर का ग्राफ। ये चार तत्वों के वर्गीकरण ये इतिहास में,
ठीक है, ये हमारे तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है आवर्त सारणी, पहली बनाई थी मेंडलीव ने, और जो दूसरी बनी थी उसमें भी मेंडलीव का थोड़ा सा रोल था, लेकिन मोजले बोला जाता है कि हम मेनली मोजले ने तत्वों का वर्गीकरण किया, और उसमें नील्स बोर का भी हाथ था। ठीक है, जो नया वाला हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो हम लोग के अगले टॉपिक में मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, शिवम यादव आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये चारों समझ में आ गया ना।